स्वागतम। बीए प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र की पाठ्यचर्या को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र कविता पर केंद्रित होता है, जिसमें प्राचीन एवं मध्ययुगीन काव्य का अध्ययन करते हैं। दूसरे प्रश्न पत्र में हम नाट्य साहित्य का अनुशीलन करते हैं। नाट्य साहित्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। नाट्य साहित्य कहने से नाटक और एकांकी विधाओं का बोध होता है, ठीक वैसे ही जैसे कथा साहित्य कहने से कहानी और उपन्यास का बोध होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 नाट्य रचनाएं समाहित हैं, प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी और मोहन राकेश का आधे अधूरे। इसी के साथ 7 एकांकी भी पाठ्यक्रम में निहित हैं, जिनको शीर्षक और रचनाकार मैं आपको बता चुका हूँ। आज की मेरी कक्षा मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे पर केंद्रित है। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार हैं जिनको पढ़ते हुए, जिनके विषय में चिंतन करते हुए वो पंक्ति स्मरण आती है कि लीक लीक गाढ़ी चले, लीकह चले कपूत, लीक छाड़ तीनह चले, शायर सूर सपूत। इस अर्थ में मोहन राकेश हिंदी साहित्य के सपूत हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी राहों का निर्माण स्वयं किया। चाहे वो कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वे नाटक हों, नई कहानी के पुरोधा और पुरस्कर्ता लेखक के रूप में जहां उन्हें याद किया जाता है, वहीं उपन्यास के क्षेत्र में अपने आसपास की प्रकृति को, अपने आसपास के जनजीवन को, उखड़ते बिखरते हुए मनुष्य को उन उपन्यासों में देखा जा सकता है। वहीं मोहन राकेश के नाटक इसलिए महत्वपूर्ण समझे गए क्योंकि उन्होंने नाटक को उसकी मूल बिंदु, मूल चेतना, रंग के साथ नाटक का रिश्ता कायम किया, जो बीच में टूट गया था। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रसाद के पश्चात यदि हिंदी नाटक का कोई पुरोधा प्रकाश में आता है, दिखाई देता है, जिसने नाटक के क्षेत्र को आमूल चूल रूप से परिवर्तित कर दिया, या हम यूँ कहें नाट्य विधा को पूरी तरह से बदले रूप में प्रस्तुत किया, तो वे मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश की नाट्य कृतियों की संख्या भी उनके उपन्यासों की तरह 3 ही है, जिसमें उनका पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा लहरों के राजहंस और तीसरा आधे अधूरे, जो आपके पाठ्यक्रम में है। उनकी एक चौथी नाट्य रचना भी है पैर तले की ज़मीन, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखी तो गई, लेकिन उन्होंने केवल उसके ड्राफ्ट तैयार किए थे। वो रचना रूप में उनके जीवन काल में प्रकाश में नहीं आई थी, जिसे उनके हमदम कहे जाने वाले कमलेश्वर ने पूरा किया और बाद में
वो प्रकाशित हुई। कमलेश्वर मोहन राकेश के ऐसे मित्र हैं जिन्होंने मोहन राकेश की अधूरी रचनाओं को या अप्रकाशित रचनाओं को बड़ी संजीदगी के साथ मेहनत करके संपादित करते हुए प्रस्तुत किया। इसी तरह से जिस तरह उन्होंने पैर तले की ज़मीन को प्रस्तुत किया, उसी तरह से कमलेश्वर ने एक घटना शीर्षक से मोहन राकेश की उन समस्त कहानियों को प्रस्तुत किया जो किसी वजह से उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाई। मोहन राकेश के दो नाटक आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने पर भी वो अपने समय और समाज के साथ जूझते हुए, मुठभेड़ करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं उनका नाटक आधे अधूरे पूरी तरह से आधुनिक जीवन पर आधारित है, जिसमें आम आदमी के पीड़ा को, उसके अवसादों को, उसके ख्वाबों को, उसकी आकांक्षाओं को, उसकी जीवन शैली को, उसकी हताशाओं को, उसकी निराशाओं को बखूबी प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक पैर तले की ज़मीन का प्रश्न है, वो नाटक आज के दौर में असुरक्षा बोध और अस्तित्व संकट की समस्या से जुड़ा हुआ नाटक है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो प्रस्तुत की गई है वो ये है कि आदमी कवच में ढका हुआ आदमी दिखाई देता है, और जब उसका कवच उतरता है तो आदमी पूरी तरह से जानवर दिखाई देता है। उनकी कहानी जानवर और जानवर की तरह से पशुता उसके कड़ से झांकती हुई दिखाई देती है। जहाँ तक आधे अधूरे का प्रश्न है, चूँकि हम आज इसी पर केंद्रित करेंगे क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में यही है, कभी मौका लगेगा तो मोहन राकेश के संपूर्ण नाटकों की बात हम पूरी तफसील के साथ करेंगे। तो उनकी नाट्य रचना आधे अधूरे आधुनिक जीवन जगत की विसंगतियों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती है। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह के शब्दों में, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह आधुनिक साहित्य के अध्येता और संजीदा रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने राकेश के इस नाटक को लेकर लिखा है कि आधे अधूरे नाटक में आधुनिक निम्न मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन की विषमता को चित्रित किया गया है। मोहन राकेश का ये नाटक आधे अधूरे मूलतः मध्यवर्गीय मूल्यों और स्थितियों पर केंद्रित है। इस प्रसंग में ये गौरतलब है कि मोहन राकेश का जन्म भी मध्यवर्गीय या यूँ कहें निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने भी पारिवारिक किचकिच को देखा था। उन्होंने भी आर्थिक संकट की, आर्थिक तंगी की त्रासदी को झेला था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि मोहन राकेश के पिता की मृत्यु हो जाती है और मकान मालिक का लड़का उनके पिता के शव को तब तक उठाने नहीं देता है जब तक कि किराया अदा नहीं हो जाता। इससे बड़ी आर्थिक विषम स्थिति क्या हो सकती है जब उनकी उम्र बमुश्किल 15 या 16 साल की रही होगी। मोहन राकेश जिस घर में रहते थे वो नमी और सीलन से उसकी दीवारें भरी रहती थीं, गुप्त अंधेरा रहता था और उस घर में इस बात की सख्त हिदायत थी कि बाहर नहीं जाओगे, बाहर जाकर के लोग बीमार हो जाते हैं। और उनकी दादी उन्हें ताकीद करती थी कि पड़ोस की बुढ़िया से दूर रहना, वो कुछ कर देती है और बीमार हो जाती हैं।
तो इस प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां मोहन राकेश को विरासत में मिली, जिनकी छाया भी इस नाटक में दिखाई देती है। इस नाटक का प्रकाशन सन 1969 में हुआ, जिसकी कथा वस्तु या जिसका कथानक संक्षेप में इस प्रकार है, जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसके प्रमुख बिंदुओं को चाहे तो अपने कॉपी में कहीं नोट कर सकते हैं। इस नाटक को समझने में मेरे द्वारा जो कथा का सीमांकन करके आपको बताया जा रहा है, ये थोड़ा काम आ सकता है नाटक को समझने में। शिक्षित मध्यवर्गीय परिवार की युवती सावित्री विवाह के बाद 2-4 वर्षों में ही अपने पति महेंद्र नाथ से असंतुष्ट रहने लगी, क्योंकि वो अपने पति में पुरुषोचित समस्त गुणों की अपेक्षा करती है, लेकिन पूर्ण पुरुष तो कोई भी नहीं है। पुरुष पूर्णता की इसी खोज में सावित्री सबसे पहले महेंद्रनाथ के मित्र जुनेजा के संपर्क में आती है। जुनेजा सावित्री को कोई प्रोत्साहन नहीं देता है। इसके बाद वह क्रमशः सिंघानिया, जगमोहन और मनोज के संपर्क में आती है। मनोज के संपर्क में आने तक सावित्री 3 संतानों की मां बन चुकी है। विडंबना ये है कि मनोज उसकी बड़ी बेटी बिन्नी को लेकर भाग जाता है और प्रेम विवाह कर लेता है। महेंद्रनाथ आजकल बेकार है। सावित्री ने नौकरी कर ली है और आज उसने अपने बॉस सिंघानिया को अपने घर बुलाया है। इस समय बिन्नी भी घर आई हुई है। सिंघानिया के घर आने को पति महेंद्रनाथ और बेटा अशोक पसंद नहीं करते। महेंद्रनाथ अपने मित्र जुनेजा के घर चला जाता है। सावित्री चाहती है कि सिंघानिया उसके पुत्र अशोक के लिए नौकरी की व्यवस्था करे, पर अशोक उससे ढंग से बात नहीं करता। सावित्री ने जगमोहन से भी संपर्क किया, परंतु निराशा ही मिली। तभी जुनेजा घर आता है और कहता है कि दोष दोनों का है। महेंद्र का दोष ये है कि वो सावित्री को बहुत प्यार करता है, और सावित्री का दोष ये है कि वो एक ही पुरुष में सारे गुण पा लेना चाहती है। वस्तुतः बात ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता। कहा भी जाता है कि अगर कोई पूर्णमिदं पूर्ण है तो वो ईश्वर है और बाकी सभी अपूर्ण हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि डेथ इज़ कंप्लीट, मृत्यु अपने आप में पूर्ण है। और इसी पूर्णता के चक्कर में हम लोग जीवन में भटकते रहते हैं, जबकि कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। और हम लोग शिद्दत से पूर्णता की कोशिश करते हैं, और जब तक पूर्णता की कोशिश बनी रहती है या कोशिश चलती रहती है, तब तक हम प्रकारांतर से कह सकते हैं उम्मीद जिंदा रहती है। और उम्मीद की यही किरण हमारी ज़िंदगी में भी प्रकाश फैलाती है। और यदि उम्मीद की किरण समाप्त हो जाती है और हम समझ लेते हैं हम पूर्ण हो गए हैं, शायद उसी दिन से आदमी खत्म होने लगता है। वह बिन्नी के सामने रहस्य उद्घाटित करता है कि सावित्री मनोज को चाहती थी, लेकिन उसने बेटी को चाहा और पा लिया। वो कहता है तुम इतनी आयु में भी जगमोहन के पास गईं कि वो अपना ले, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। इसी समय अशोक अपने बीमार पिता को लेकर घर में प्रवेश करता है। इसी घटनाक्रम के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर नाटक की शुरुआत इस बिंदु से होती है कि कोई घर है और जिसमें सामान है, और वो सामान उस घर
की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। जैसे लोग घर बनाते हैं, फिर सामान खरीदते हैं उसके अनुकूल, वो संपन्न लोगों की स्थिति होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक घर बदला, दूसरा घर बदला, तीसरा घर बदला, चौथा घर बदला, तो किसी तरह से सामान भी उनका जोड़ तोड़ वाला होता है। जो घर नहीं बना सकता वो सामान कैसे उसके अनुसार कर सकता है? भाई अगला घर लेंगे किराए का तो उसका सामान फिर बदलेगा। तो ऐसे ही घर में सावित्री और महेंद्रनाथ रहते हैं। वो संभवतः कोई किराए का घर है और जिसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान को एडजस्ट कर लिया गया है। तो एडजस्ट करने के बाद भी वो सामान बहुत फिट दिखाई नहीं देता है। कहीं सोफ़ा उधड़ा हुआ है, कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी पर कपड़े लटके हुए हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है अव्यवस्थित रूप में। यही से वो नाटक शुरू होता है और बीच में आपसी किचकिच के अनेक रूप रंग उस नाटक में दिखाई देते हैं। जैसे बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं उस घर के, जैसे सबसे छोटी लड़की जो किन्नी है वो किटकिट करती रहती है, अपने भाई को सोकी बुलाती है, वो उसको सोकी सोकी चिल्लाती है अपने भाई को, जबकि उसका नाम अशोक है। वीर जी, भाई जी, पंजाबी घर है तो वीर जी कहे, पाजी कहे, लेकिन भाई जी तो भाजी नहीं कहती है वो है? इसी तरह से जो बिन्नी है वो बड़ी असंतुष्ट है। बिन्नी कहती है कि मैं कुछ ले गई हूँ अपने साथ, वो कौन सी हवा है जिस वजह से मुझे सामान्य नहीं होने देती है। उस हवा की वजह से मेरा घर अव्यवस्थित रहता है। तो कुल मिलाकर के वो हवा नहीं है, वो हवा का मतलब है संस्कार है। वो सावित्री और महेंद्रनाथ के जिस घर से गई है उसकी चित का उसके जीवन पर संस्कार पड़ा है, उसी वही संस्कार आगे किचकिच को बढ़ा रहा है। इसी तरह से सावित्री अधेड़ावस्था में भी अपने घर छोड़ करके अपने पूर्व मित्र के साथ फिर से ज़िंदगी बसर करने की उम्मीद में जाती है, लेकिन वो उसको भाव नहीं देता है। तो ये पलायन की स्थिति है, कोई घर में नहीं रहना चाहता। महेंद्रनाथ है वो दौड़ा जा रहा है अपने दोस्त के यहाँ और वहाँ भी ठिकाना नहीं, लौट के फिर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इस नाटक में एक बात कही गई है कि सब लोग भटक रहे हैं आज के आदमी की तरह अच्छे की तलाश में, जबकि अच्छे की तलाश में भटकना या उसकी इच्छा करना दोनों चीज़ें अलग हैं। भटक रहे हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहा है, समस्याओं का कोई समाधान नहीं खोज रहा है, परस्पर बैठ के उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये आज के आदमी की भी एक बहुत बड़ी विडंबना है उसकी ज़िंदगी की। समस्याएं होती हैं, वो जानता है कि समस्या है उसके साथ, कहाँ से समस्या है, लेकिन वो उस पर बात नहीं करना चाहता है। यदि बात करना चाहता है तो दूसरा बात करना नहीं चाहता है। एक सामंजस्य स्थिति नहीं बन पा रही है और इस प्रकार से आदमी की ज़िंदगी नरक से और बदतर होती चली जा रही है। यही इस नाटक में बताया गया है। और एक और है कि आदमी सपना देखता है सब कुछ पूर्ण हो जाए, पूर्णता का सपना देखता है और चाहता है कि दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल पूर्णता मिले, बिल्कुल भगवान की तरह पूर्ण हो, सुविधाएं से पूर्ण, गुणों से पूर्ण, कमजोरी उसमें एक भी ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पूर्ण नहीं हो सकता, सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं हो सकती, जो हम चाहते हैं वो सब नहीं हो सकता। और इस स्थिति को जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है, निराशा में जाने लगता है, एक नैराश्य का भाव उसमें पैदा होता है। और फिर वो क्या है कि दिखावटीपन से
अपनी स्थिति को दूसरों के सामने सुपर करना चाहता है और दूसरों के सामने अपने को बड़ा दिखा रहा है और काम कुछ नहीं कर रहा है, तो जाहिरा तौर पर धीरे 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 उस दिखावट को ढकने में, उसको बचाने में, बदनामी के डर से वो कुछ नहीं, वो उसके बचाने में ही उसकी पूरी ताकत लगती जा रही है और वो कुछ नहीं करता है। धीरे 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 जहाँ वो पीछे है और पीछे होता चला जाता है। ये सब ऐसे संदर्भ हैं जिन पर मोहन राकेश ने फोकस किया है और आज के विसंगतियों से जूझते हुए स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं वो पहले जैसे नहीं है, पेचोखम वाले हैं। इस नाटक में हम देखें तो एक व्यंग्यार्थ भी निकलता है सावित्री के साथ। देखिए, सावित्री एक वो सावित्री है जिसकी वजह से महेंद्रनाथ घर छोड़ के जा रहा है, और एक पुराणों में जो हम पढ़ते हैं, साहित्य में, पुराने साहित्य में, पौराणिक साहित्य में हम पढ़ते हैं, एक सावित्री है जिसके पति का नाम क्या है, सत्यवान, और सावित्री यमराज से सत्यवान को छीन लाती है, उसके प्राणों की रक्षा करती है। और एक ये सावित्री है जो महेंद्रनाथ को अपने घर से धकेला देती है और वो सत्यवान, वो महेंद्रनाथ अपने घर से बार बार पलायन करता है। और ये वजहें हैं। तो इन सभी बिंदुओं को समझने की ज़रूरत है और इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक की कथा वस्तु बहुत रोचक है और जो राकेश कहना चाहते हैं उसको कहने में पूर्णतः समर्थ हुए हैं। और इस नाटक में अनेक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं और अनेक प्रकार का एक संघर्षण है जिसको नाटककार ने बड़ी संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया है। और आधुनिक निम्न मध्यवर्गीय जीवन का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसका दिग्दर्शन राकेश इस नाटक में नहीं करते हैं। मैं इस नाटक के एक नाट्यांश को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे आप समझ जाएंगे कि राकेश ने किस अंदाज में आधुनिक जीवन को प्रस्तुत किया है। पुरुष दो, वे जो आए हैं क्या नाम है उनका? लड़का, निरोध महर्षि। स्त्री, बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। लड़का, अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। तो इसमें जो कहा जा रहा है वो ये है कि जो युवा पीढ़ी है वो किस प्रकार से बेकारी की समस्या से ग्रसित है। माँ बाप की चिंता अपने बच्चों को कहीं अपने पैरों पर खड़ा करने की है ताकि वो एक अच्छी गुणवत्ता युक्त ज़िंदगी जी सकें। वहीं जो युवा पीढ़ी है उसमें बिल्कुल धैर्य नहीं है। वो किसी तरह से अपने माँ की, पिता की हाँ में हाँ मिलाने वाली नहीं है। कभी अदम गोंडवी साहब ने कहा था, वो पूरी तरह से शेर मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि इस नई व्यवस्था ने, उसका शेर का जो मतलब था वो ये था कि इस नई व्यवस्था ने युवा पीढ़ी को क्या दिया। तो वो कहते हैं कि सेक्स की रंगीनियाँ या गोलियाँ सल्फास की।
तो युवा पीढ़ी का जो भटकाव है, जिस तरह अदम गोडवी की गज़ल के शेर में प्रस्तुत होता है, मुझे लगता है कि राकेश भी उसी दिशा में समझाने की बात करते हैं। वो लड़का जो अशोक है, वो अखबारों में से रंगीन चित्रों को, जो फिल्म की अभिनेत्रियां हैं, उनके चित्रों को काटता रहता है अखबार में से, और महेंद्र नाथ सिगरेट के कस लगाता रहता है या चाय पीता रहता है। किन्नी इस बात से नाराज़ है कि स्कूल से आती है तो वहाँ उसे घर में कोई नहीं मिलता है। कभी फटे हुए मोजे को लेकर किन्नी किटकिट करती है, उलझती है। कभी वो कहती है कि मुझे मैम ने कहा है कि सिलाई का और कढ़ाई का सामान लेकर आना, और नहीं आऊँगी तो क्लास से बाहर मुझे कर दिया जाएगा। कभी स्कूल बैग के लिए। तो बच्चों की ज़रूरतें ना पूरा होना, और माँ बाप की व्यवस्था है, आमदनी का स्रोत नहीं है, क्या करें। मुझे फिर उस परिवार की आर्थिक दशा पर एक शेर याद आता है, कि किसका शेर है मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद उर्मिलेश जी का शेर है या कुंवर बेचैन का है, इन्हीं में से किसी का है। यह सोच कर रोए थे माँ बाप अकेले में, यह सोच कर रोए थे माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी तो सस्ते न थे मेले में। इस तरह की स्थितियाँ दिखाई देती हैं। तो एक चीज़ और मैं कहूँगा कि इस नाटक में कहीं कहीं राकेश हालांकि यथार्थवादी चित्रण है, लेकिन इस नाटक में कहीं कहीं जो मर्यादा होती है उसकी कहीं कहीं सीमाओं का अतिक्रमण हुआ है। बीच में नाटक जिस तरह की भाषा को, जिस तरह की शैली को प्रस्तुत करता है, एक आध अंश ऐसा है गद्यांश जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। आप जब नाटक पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उस गद्यांश का आखिरी सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। तो ये बात बिन्नी कहती है। तो इस तरह का जो कथ्य है वो थोड़ा सा इस स्तर पर खलता है कि जब बच्चे बिल्कुल इंटरमीडिएट से निकल कर आते हैं। इसके मुकाबले आषाढ़ का एक दिन नाटक आपके स्तर पर पठनीय है। वो आपको वैसा ही सुख देगा जैसा आप शाकुंतल को पढ़ते हैं, कालिदास का शाकुंतल और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, वैसी ही स्थितियों को प्रस्तुत करता है। तो मैं बस आपको ये कहूँगा कि इस नाटक को आप पढ़ें, टेक्स्ट को पढ़ें, और एक ही बिंदु आप दृष्टि में रखें कि अभाव नहीं सालते हैं उतना व्यक्ति को जितना भावहीनता सालती है। घर परिवार अपने आप में एक ऐसी इकाई है जो घर का निर्माण ईंट, गारे, मिट्टी, सीमेंट, सरिया से होता है, लेकिन संवेदना और संवेग उसको जीवंत बनाते हैं, सजीव बनाते हैं। हर व्यक्ति की ये या यूँ कहें हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि हम जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो पत्थर का नहीं है, लोहे का नहीं है, वो खाल का है, मांस का है। दूसरी चीज़, दूसरे के प्रति संवेदना रखें और पूर्णता के चक्कर में ना रहें।
भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है और हम ये समझें कि इस संसार का कोई भी मनुष्य चाहे तो भी पूर्ण नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ना तो हमारे संबंध किसी के साथ निभेंगे और धीरे धीरे हम एकाकी होने लगेंगे और इसके साथ ही हमारा जीवन रस सूख जाएगा, जीवन का सुख समाप्त हो जाएगा। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि इस नाटक के माध्यम से राकेश ने निम्न मध्यवर्गीय परिवार में विघटन के कारणों की मर्मस्पर्शी व्याख्या की है और यह संकेत भी दिया है, ये प्रबोधन भी दिया है, हमें जगाया भी है कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी संदर्भ में संपूर्णता की खोज करना उचित नहीं है। असंतोष का अंत नहीं होता। भौतिक वस्तुओं में सुख नहीं खोजना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि हम वस्तुओं के लिए नहीं हैं, वस्तुएं हमारे लिए हैं। व्यक्ति को वस्तु नहीं मानना चाहिए और जो हमें सहज रूप में उपलब्ध है उसी में हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। और आखिर में मैं ओम शिवपुरी की इन पंक्तियों के साथ अपने इस व्याख्यान का समापन कर रहा हूँ। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है। एक स्तर पर यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है और एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षाओं में फिर हम किसी संदर्भ को लेकर, पाठ्यचर्या के किसी अन्य अंश को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।